गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। जो लाइट के बारे में बताया था वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया? यस यस सर। ओके। लाइट के बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि इसमें रे डायग्राम्स वगैरह भी हैं, जैसे कुछ बच्चों ने भेजे भी थे ग्रुप में। लेकिन रे डायग्राम तो विजुअलाइज देखकर अभी इस तरह से हो नहीं सकता, लेकिन इस चैप्टर में काफी सारी चीजें जो थियोरेटिकली क्लियर हो जाए वो सारी चीजें ही बताऊंगा। उसके अलावा जो डायग्राम वगैरह हैं ज्यादातर इसमें वो हम बाद में करेंगे लॉकडाउन के बाद, ठीक है? यस क्योंकि वो डायग्राम 6th क्लास के बच्चे भी उन्हें वो रे डायग्राम समझ में नहीं आएंगे। मैंने देखा ग्रुप में भेजे हुए थे, क्योंकि लास्ट शायद थोड़ा हमने करा हुआ था या आपके सिलेबस में भी होगा, तो आपने करा हुआ था वो। लेकिन हम वही चीजें करेंगे जो थियोरेटिकली कवर हो सके। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो रे डायग्राम वाला पार्ट है, उसे बाद में ही हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो क्लियर हो गया था? यस सर यस सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक बार और आखिरी टाइम में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, सामने आप पिक्चर देखना, पिक्चर नजर आ रही है आपको? यस सर। बेटा नजर आ रही है इंसिडेंट रे एओ। यहाँ पे आप देखो जो एओ लाइट रे है वो कौन सी रे? इंसिडेंट रे है। ओके, इंसिडेंट रे कौन सी होती है? विच इज कमिंग द रे ऑफ लाइट विच फॉलिंग ऑन द मिरर। जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ आ रही होती है वो रे ऑफ लाइट हमारे पास कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये मिरर पे मिल रही है ओ पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये ओ पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। इस पॉइंट ओ से आप क्या करते हो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो मिरर पे। इस पॉइंट ओ से मिरर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। इस पॉइंट ओ से इस मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हम बनाएंगे, 90 तो कहीं भी बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे 90, यहाँ बना सकते थे 90, लेकिन जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर को मीट करती है उस पॉइंट पे जब हम मिरर पे 90 डिग्री बनाते हैं तो वो लाइन जो कहलाती है वो कहलाती है नॉर्मल। ओके, फिर जो लाइट मिरर से टकराने के बाद वापस जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट which fall on the mirror is called incident ray. The point at which incident light ray meet the mirror, this point O is called point of incidence. And the perpendicular drawn, normal is perpendicular, the perpendicular drawn on the mirror, mirror पे जो perpendicular draw किया जाता है at point of incidence, at point O is called normal. And the light ray which is reflected back, जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चले जाती है, जो सेंट अवे लाइट रे जो होगी आपकी गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर, वो आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एओ इंसिडेंट रे, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ एन नॉर्मल, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे। अब आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल होता है वो हमेशा किसके बीच में बनता है? दो आर्म्स के बीच में बनता है। यहाँ एक एओ आर्म्स है, एक एनओ आर्म है। इन दोनों आर्म्स के बीच में पॉइंट ओ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी and the normal ON, the angle between reflected ray and the normal at point O is called angle of reflection. बेटा इतना समझ में आ गया था? इतना यस क्लियर हो गया सर। था बेटा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, उसके बाद इतना करने के बाद हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज भी हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बारे में दो तीन बातें आपको और पता होनी चाहिए। जैसे कि जब भी हम एक मिरर को लेते हैं, जैसे कि फिगर में भी आपको दिखाया था, यहाँ पे मिरर था ना, ये दिस इज अ मिरर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? मिरर है। मिरर। लेकिन आपने देखा होगा जब आप अपने स्कूल की बस में आ रहे होते हैं और वहां पर भी एक मिरर सा आपको नजर आता है, वो मिरर नहीं होता, वो ग्लास नजर आता है आपको, लेकिन आपको ग्लास में लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए तो वापस नजर नहीं आती, लाइट तो सीधा पास हो जाती है ग्लास से। तो मिरर कैसे बनाया जाता है? मिरर को बनाने के लिए हमें दोनों तरफ से उसे ब्लैंक थोड़ी छोड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? उसकी बैक वाली जो पोर्शन होगी उसे क्या कर देंगे? कवर कर देते हैं या कोटिंग कर देते हैं उसमें रेड पेंट की और सिल्वर की। सिल्वर एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। सिल्वर इज अ वेरी बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सो जैसे ही हम अपने मिरर के पीछे सिल्वर पॉलिशिंग या फिर रेड पेंट को उससे कोटेड कर देते हैं
तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है, राइट। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, हम कह सकते हैं कि अमंग ऑल द अदर मेटल, जितने भी और अदर मेटल होते हैं उनमें सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, राइट। इसलिए मिरर के पीछे किसकी पॉलिश की जाती है, हम कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की या फिर रेड पेंट की, ताकि मैक्सिमम लाइट टकरा के पास ना हो सके, टकरा कर वापस आ सके, रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, तो आपको पता लगे विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे अच्छे से कौन सा मेटल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, विच मेटल, which metal is the best reflector of light? सिल्वर। सिल्वर। ओके, इसलिए हम किसी भी मिरर के पीछे किसकी कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की, या फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा हाई ना हो जाए क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम रेड पेंट की कोटिंग भी उसके पीछे कर लेते हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट टकराने के बाद क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके और मिरर में हम अपनी इमेज को देख सकें। ओके, अब रिफ्लेक्शन के बारे में ही, आपके रिफ्लेक्शन के बारे में अलावा लाइट के बारे में एक बात और भी है कि हम जब लाइट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा जब भी सन से आ रही हो या किसी सोर्स से आ रही हो वो कैसे ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आती है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, इसके भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हाउ डज लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल होते हुए नजर आती है। इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी तो आप क्या करो, जैसा कि आपको पेन नजर आ रहा है ना, सीधा पेन, अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ऐसी एक ट्यूब ले लें हम और इसके इस एंड में क्या लगाएं, छोटी सी हमने फ्लेम लगा दी है या फिर हमने कोई फ्लेम या कह सकते हैं हमने कैंडल लगा रखी है, और ये अगर हॉलो होता पूरा, जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल, देखो बेटा अभी आपको नजर आ रहा होगा ये जो पेपर है, दिस पेपर इज जस्ट लाइक अ हॉलो ट्यूब, ये पेपर नजर आ रहा है, ये तो अंदर से खाली है, खोखला है, दिख रहा है, यस सर। ये हॉलो ट्यूब की तरह है। अगर मैं इसके इस एंड से क्या कर देता, एक कैंडल की फ्लेम लगा दूं, यहाँ से कैंडल की फ्लेम लगा दूं और इस वाले एंड से मैं देखूं, दूसरे एंड से मैं देखूं, तो जैसे मैं यहाँ पे कैंडल फ्लेम लगाऊंगा और दूसरे एंड से देखूंगा तो मुझे दूसरे एंड से फ्लेम की लाइट नजर आएगी। ओके, क्यों नजर आएगी, क्योंकि ये ट्यूब कैसी है, ये स्ट्रेट है एंड लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन अगर मान लो मैं इसी ट्यूब को ऐसे घुमा दूं, बेंड कर दूं, मान लो ये हॉलो होता और फिर मैं यहाँ पे लाइट ऑन करूं और फिर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूं, मुझे लाइट नजर नहीं आएगी, क्योंकि लाइट जो होती है कैंडल की वो कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और ट्यूब अगर बेंट होगी तो आप उस लाइट को देख नहीं पाओगे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, अभी इसका एक और एग्जांपल है, एक से समझ में नहीं आएगा तो दो तीन एग्जांपल है जिससे आप समझ जाओगे कि हाउ कैन वी से दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पर। सबसे बेहतर एग्जांपल, जब आप क्या करते हो, टॉर्च को ऑन कर देते हो और टॉर्च के सामने क्या होती है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जानते हो आप ओपेक ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास एट ऑल, वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, वो क्या कहलाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। जब आप क्या करते हो, टॉर्च को ऑन कर देते हो और उसके सामने क्या रखते हो, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो उसके पीछे दीवार में क्या बनती हुई नजर आती है, क्या बनेगी पीछे वॉल में, शैडो। ओके, तो जो शार्प शैडो है, लेकिन शैडो का फॉर्मेशन भी ये प्रूफ करता है, शार्प शैडो जब भी हम क्या करते हैं, एक लाइट के सोर्स के सामने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है उसके पीछे वॉल में, उसके पीछे जो वॉल होती है, जो स्क्रीन होती है, वहां पे हमें उसकी शैडो बनती हुई नजर आती है। अब फॉर्मेशन ऑफ शार्प शैडो, जो कोई भी लाइट होती है, लाइट के सामने कभी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी शार्प शैडो को फॉर्म कर पाती है। शार्प शैडो का फॉर्मेशन होना ही ये दिखाता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर लाइट बेंड कर सकती तो आपको शार्प शैडो या उसके जो एजेस होते हैं इस तरह से नजर ही नहीं आती। अगर लाइट बेंड कर सकती तो शैडो बनाती ही ना, क्योंकि जैसी ओपेक ऑब्जेक्ट टकराती तो टकरा के यहाँ से बेंड होकर निकल जाती, सामने से आती ऊपर से बेंड होकर निकल जाती, लेकिन लाइट ऐसा नहीं कर सकती ना, लाइट ऐसे बेंड होकर थोड़ी जा सकती है, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। इसलिए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को जब लाइट के सामने रखा जाता है तो उसकी एक शार्प शैडो बनाती है। बेटा इतना क्लियर हो गया? यस सर। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट, हाँ लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। उसके अलावा लाइट जो है वो क्या करती है, उसका अगर प्रूफ करना है हमें कि हाउ कैन वी से दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट ट्यूब लो, एक एंड में कैंडल को जला दो आप,
तो आप उसकी फ्लेम को दूसरे एंड से देख पाओगे। ओके, और उसी ट्यूब को आप बेंड कर दो। अब आपने वहीं एक एंड में आपने क्या रखा हुआ है, कैंडल फ्लेम लगी हुई है, पर आप दूसरे एंड से उसे नहीं देख पाओगे क्योंकि लाइट तो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, आपने तो ट्यूब बेंड कर दी, आप उसकी लाइट को देख ही नहीं पाओगे। दूसरा प्रूफ कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वो ये हो गया कि अगर हम क्या करें, अगर हम एक हम कैंडल फ्लेम को या कह सकते हैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के सोर्स के सामने रखेंगे तो पीछे स्क्रीन में शैडो का फॉर्मेशन होगा। शार्प शैडो का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करे, क्योंकि लाइट के सामने जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो शार्प शैडो का फॉर्मेशन पीछे स्क्रीन में हो जाता है। ये इस बात का प्रूव है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर लाइट बेंड हो सकती तो शैडो बनती ही नहीं, क्योंकि अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट होता लाइट के सामने तो लाइट बेंड होकर ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, नीचे से निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ऐसे बेंड नहीं कर सकती लाइट, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए शार्प शैडो का फॉर्मेशन होता है जब लाइट के सोर्स के सामने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो पीछे स्क्रीन में शैडो का फॉर्मेशन होता है। ये इसलिए शैडो का फॉर्मेशन होना, शार्प शैडो का फॉर्मेशन होना इस बात का प्रूव है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बार। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं। देयर आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्शन के कुछ नियम, कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, उन लॉज को बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। ओके, अब मैं उनके नाम बता देता हूँ, वो लॉ है कौन से। पहला आपका है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, कोई नहीं, ये मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसे, शायद आपको दिख जाए। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है आपको? यस सर। क्लियरली विजिबल है? यस सर। ओके, अब आप देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है वहां पे द इंसिडेंट रे, आप जानते हो ना, दिस इज इंसिडेंट रे, एओ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ओ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ओ पे सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। ओके, ये पूरा का पूरा पेपर है, इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लेन बोलेंगे। ओके, टू डायमेंशनल प्लेन है, पर पेपर भी एक तरह का क्या प्लेन है, ये उड़ाने वाला प्लेन नहीं है पेपर का बना के। प्लेन का मतलब हुआ ये सरफेस पूरी की पूरी। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेन। देखा जाए तो अगर ये मिरर है तो मिरर के प्लेन के एक ही तरफ या एक ही प्लेन में हमारे इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी तीनों लाई करती हैं। द इंसिडेंट, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में या मिरर के लेफ्ट साइड में एक ही प्लेन में लाई करती हैं सारी रे, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी, नॉर्मल भी। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ओ is called angle of incidence. The angle between reflected ray and the normal at point O is called angle of reflection. लेकिन मैं बता रहा था सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ देखो, यहाँ भी 40 लिखा हुआ, यहाँ भी 40 लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, the incident ray, the reflected ray and the normal at point of incidence all lie in the same plane. And second law of reflection, angle I is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, अगर ये 50 होता तो ये भी 50 होता, अगर ये 60 होता तो ये भी 60 होता। क्लियर हो गया बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है? यस सर। खासकर अगर उनको समझ में आ गया जो 6th क्लास में है या 5th 6th में है, तो बाकियों से कितना कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकियों को तो आता ही है। बोला वंशिका, तेरे को भी तो देख के लग रहा, ठीक है कह रहा वंशिका बोला देख उनका, मैंने तेरे को भी तो देख के लग रहा, ये क्या बकवास है? वंशिका बेटा। यस सर। बेटा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया कुछ? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो पहले थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
और ये रहा मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ओके, Yes, समझ sir. गए? अगर Yes. 40 बनेगा तो 40 इंसिडेंट। अब दूसरी बात देखो, अगर बेटा वंशी का तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अगर कोई लाइट रे सीधी आएगी मिरर पे 90 डिग्री बनाते हुए, तो आप बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अपने दिमाग से बताना, वंश ना बताए आंसर। बेटा ये Yes. इंसिडेंट रे है, ये आ रही है लाइट रे मिरर की तरफ। द रे ऑफ लाइट विच कमिंग टू द मिरर, जो मिरर की तरफ लाइट रे आती है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है 90 डिग्री बनाते हुए आ रही है मिरर के साथ, तो Sir. बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? Sir, वो 90 डिग्री। वंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? Sir, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन अब कौन है 6th क्लास का? और कोई? हिमांशु बताएगा। हिमांशु, हिमांशु, चलो मैं ही बताता हूँ। Yes, sir. हाँ बेटा, ये अगर ये परपेंडिकुलर आ रही है लाइट रे और ये मिरर पे टकरा रही है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है और मिरर पे टकरा रही है, ठीक है? पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये बता दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ, तो इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन होगा कितना डिग्री? डिग्री कितना डिग्री होगा? 90। नहीं, गलत जवाब। 0 डिग्री होगा। अब जरा मेरी बात को सुनो बेटा, अगर ये इंसिडेंट लाइट रे 90 डिग्री बना रही है मिरर के साथ, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है? तो ये जो इंसिडेंट रे है यही क्या हो गई? अब नॉर्मल भी हो गई, क्योंकि नॉर्मल भी क्या होता है? मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, इसी पॉइंट ओ पर, इसी पॉइंट ओ पर होता है। तो आपकी इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल भी दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों तो एक ही लाइट रे हो जाएंगी। अब नहीं हो जाएंगी? इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, परपेंडिकुलर। जब दोनों एक ही लाइट रे हो जाएंगे, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0। ओके, आप करके देखना इसको भी। इंसिडेंट रे अगर 90 डिग्री बना रही है, जिस पॉइंट ओ पे ये 90 डिग्री बना रही है, वहां से आप परपेंडिकुलर बनाओगे 90 डिग्री, तो भी तो सेम ही होगा। ऐसे केस में जब कोई इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलर आती है किसी मिरर पे, तो आपका इंसिडेंट रे भी वही होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही होती है और नॉर्मल भी वही होता है, क्योंकि एंगल बनता है 0 डिग्री। ओके, चलो इसकी पिक्चर भेजूंगा मैं आपके लिए, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके वंशिका, यस सर। इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी तीनों एक ही होती हैं। जब कोई इंसिडेंट लाइट रे 90 डिग्री बनाती है मिरर पे, तो तीनों एक ही होती हैं और एंगल बनता है आपका 0 डिग्री। ओके, अभी एक बात और है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करूं मैं, डेफिनेशन मैंने कहा ना, इस चैप्टर में काफी सारी चीजें जो विजुअलाइज होनी चाहिए, पिक्चर वगैरह से ही समझ में आएंगी। डायरेक्टली बोलूंगा तो डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, और मैंने पहले भी जिन्हें करवा रखा है, जिन्हें पता है, उन्हें पिक्चर बना के करवाया होगा। पिक्चर से डेफिनेशन याद ना ही करनी होती, सिर्फ पिक्चर से क्लियर हो जाती है अभी। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या कहें रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप बोलोगे सर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, यहाँ पे देखना, यहाँ पिक्चरों में देखना आप बेटा, ये दिख रही है पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये कैसी है? पैरेलल है, पैरेलल लाइट रे दिख रही है आपको? यस सर। पहले मैं डिफाइन करूंगा, और डिफाइन में सिर्फ फिगर से करूंगा मैं, डेफिनेशन ऐसी नहीं बताऊंगा जो रटनी पड़े। ये फिगर बना लिया आपने, डेफिनेशन वैसे ही क्लियर होगी। बीम का मतलब होता है बंच ऑफ लाइट रे, जो लाइट रे का बंच है, जहाँ बहुत सारी लाइट रे साथ में आती हैं, उसे क्या बोलते हैं? बीम, उसको बोलते हैं बीम, ठीक है? क्या वंशिका? Yes, sir. छोटा बीम मत समझ लेना, ये बीम है लाइट की। ओके Yes, sir. ओके बेटा, ये जो बीम ऑफ लाइट रे, बीम मतलब बंच ऑफ लाइट रे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रे पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे की है, जो ये लाइट रे आपकी आ रही हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे
strikes on a smooth surface like mirror, then it reflected back as a parallel beam of light ray in same direction. When a parallel beam of incident light ray strikes on a smooth surface, then it reflect back as a parallel beam of light ray, then it reflected back as a parallel beam of light ray in same direction is called regular reflection. जब आपकी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी अब, जब आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो है वो कहाँ स्ट्राइक करती हैं, वो स्मूथ सरफेस पे टकराती हैं, तो स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद वो पैरेलल ही वापस लौट जाती हैं एक डायरेक्शन में, और पैरेलल ही वापस लौट जाती हैं, ये कहलाता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो भी आपको इमेजेस नजर आती हैं जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और अपनी इमेज को देख पाते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो और अपनी इमेज को देख पाते हो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही आप ऐसा कर पाते हो। एक बार और डिफाइन करूंगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, अभी ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया बेटा, अब छोटी क्लास का जो है उन्हें पहले क्लियर होना चाहिए, बाकियों को तो आता ही होगा, आ ही जाएगा। वंशिका, यस सर। बेटा आया ये समझ में? यस सर। मैंने ये बताया कि जब पैरेलल लाइट रेज होती हैं, पैरेलल लाइट रेज, जब आपकी पैरेलल लाइट रेज है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे मिरर पे Yes. टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो पैरेलल ही वापस लौट जाती हैं। पर कब लौटेंगी पैरेलल वापस? जब वो स्मूथ सरफेस पे टकराएंगी। When a parallel beam of light ray strikes on a smooth surface like mirror, like polished metal surface, then it reflected back as a parallel beam of light ray is called regular reflection. वैसे नीचे मैंने लिखा हुआ भी है image formed on, ठीक है, image formed on a plane mirror. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है आपकी, वो भी इसलिए बनती है क्योंकि वहां पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। Yes, इमेज sir. फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। आप मिरर में अपने फेस को देख पाते हो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। वाटर में देखा Yes. होगा, पानी जब साफ होता है तो पानी के सरफेस के ऊपर जब खड़े होते हो तो पानी में अपनी इमेज को देख पाते हो, Yes, sir. क्योंकि पानी की ऊपर की सरफेस भी क्या होती है, वो भी आपकी स्मूथ होती है, तो वहां पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके अलावा पॉलिश्ड मेटल सर्फेस, नया सा मेटल सर्फेस है, अलमीरा है, उसके सामने खड़े होते हो, अलमीरा में, मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नया है, पॉलिश सरफेस है, उसमें भी थोड़ी रफली आप अपनी फेस को देख पाओगे, अपनी इमेज को देख पाओगे, क्योंकि जब भी पॉलिश्ड सरफेस में लाइट रेज टकराएंगी तो टकराने के बाद वो एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे ही वापस लौट जाएगी। अब डेफिनेशन क्या थी? When a parallel beam of light ray strikes on a smooth surface, then reflected back as a parallel beam of light ray in same direction, okay, is called regular reflection of light. Example, image formed by a plane mirror. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। वाटर सरफेस में जो अपनी इमेज को देखते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। जो पॉलिश्ड मेटल सरफेस में आप अपने आप को देख पाते हो वो भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपके फेस को आप देख पाते हो, आपके फेस से सो मेनी लाइट रेज, अभी भी आप कैमरे के सामने खड़े हो, आप अपने फेस को देख पा रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिरर के सामने जब खड़े होते हो तब अपने फेस को देख पाते हो, क्योंकि आपके फेस से इनफाइनेटली बहुत सारी लाइट रेज कहाँ जाती हैं? या तो आपके फेस की, आपकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, सन की लाइट एक तरह से, लेकिन आपके फेस से काफी सारी लाइट रेज जो होती हैं वो जाती हैं और मिरर पे टकराती हैं। लेकिन मिरर का सरफेस कैसा है? रफ है या स्मूथ है? Smooth. सर स्मूथ। क्योंकि मिरर का सरफेस स्मूथ है तो वो लाइट रेज जो आपके फेस से जाती हैं और कहाँ पे टकराती हैं? मिरर पे टकराती हैं। टकराने के बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं, सेम डायरेक्शन में वापस लौटती हैं। इसलिए आपको सारी लाइट रे मिरर के पीछे कहीं मिलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जैसे वो जाती हैं वैसे रिफ्लेक्ट करते हुए वापस आती हैं। इसलिए आपको पीछे वैसे ही अपनी इमेज बनती हुई नजर आती है मिरर के पीछे, जिसे आप इमेज बोलते हो। आप अपनी इमेज को जो मिरर में देख पाते हो, मिरर के पीछे देख पाते हो, वो क्या है? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऐसा हो पाता है। ये रेगुलर वाला समझ में आ गया? ओके, आ गया होगा बेटा। अभी जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हो, बाद में भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। रेगुलर के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या इसको बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट। यहाँ पर भी डेफिनेशन को समझने के लिए फिगर को ही देखना पड़ेगा। फिगर देखो ढंग से,
देखो यहाँ पर भी पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, वही पैरेलल बीम जो पहले आ रही थी। ये देखो, दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, पैरेलल बीम बंच ऑफ लाइट रे, हियर इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। पैरेलल बीम ऑफ बहुत सारी लाइट रे आ रही है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब आती हैं और टकराती हैं रफ सरफेस पे, देखो ऊपर नीचे हो रखी है, मतलब सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आती हैं और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ पे टकराती हैं, रफ सरफेस पे टकराती हैं, रफ सरफेस पे टकराती हैं। तो रफ सरफेस पे टकराने के बाद ये स्कैटर्ड कर जाती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिख रहा है आपको, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। एक लाइट रे ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे टकराने के बाद ऊपर की तरफ चली गई, तीसरी टकराने के बाद आगे की तरफ चली गई, चौथी टकराने के बाद ये वहां चली गई। तो ये कैसे लौट गई, स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफाइन करें तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, जब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आएंगी, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ रफ सरफेस, ऑफ रफ सरफेस पे टकराएंगी। रफ सरफेस किसकी होगी, पेपर की, वॉल की, ठीक है, स्टूल की, या आपके जो चेयर होती हैं उनकी, ओके, आपके उसके अलावा कह सकते हैं जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं उनकी, ऐसी कई सारी रफ सरफेस आपको नजर तो नहीं आएंगी पर माइक्रोस्कोपिक वे में देखने के बाद उसकी सरफेस कैसी होती है, ऊपर नीचे होती है, उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी आपकी प्लेन मिरर की होती है या मिरर्स की होती है। तो सरफेस रफ कहलाती है। पेज की, पेपर की, वॉल की, आपकी हो गई चेयर एंड कर्टेन्स, या कह सकते हैं चेयर के अलावा और भी ऐसे मेटल ऑब्जेक्ट हो गए कुछ जो पुराने हो जाते हैं, उदय वाला रफ सरफेस। Okay, when a parallel beam of incident light ray strikes on a rough surface, जब parallel beam of incident light ray strike करती है rough surface में, तो rough surface में strike करने के बाद they reflected back in different direction, वो reflect कर जाती है light ray different direction में। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वही कहलाता है irregular और diffuse reflection। जब parallel beam of light ray आती हैं, पैरेलल आई लाइट रे, लेकिन टकराने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में लौट जाएंगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन टकराने के बाद कोई ऊपर गया, कोई यहाँ गया, कोई वहां गया, वो अलग अलग डायरेक्शन में लौट जाएंगी रफ सरफेस पे टकराने के बाद, तो वो इरेगुलर और डिफ्यूज है। बात समझ में आ गई इतनी? Yes, sir. ओके, अभी रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के एग्जांपल। अब दोनों में क्या फर्क है बेटा? अगर मेरे हाथ में मिरर होता अभी तो बहुत अच्छा होता, पर अभी है नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये जो पेपर की सरफेस, इस पेपर में क्या आप अपनी शक्ल को देख पा रहे हो? वंशिका, अपनी शक्ल नजर आ रही है इस पेपर के ऊपर? यस और नो? अपने फेस को देख पाओगे इसके ऊपर? नो। No, sir. इस पेपर के ऊपर अब कोई ब्लैंक पेपर होगा, उसके सामने आप खड़े होंगे, अपने फेस को देख लोगे? नहीं No, देख sir. पाओगे। लेकिन उस पेपर की जगह अगर मिरर होगा सामने तो अपने फेस को देख लोगे? Yes, sir. यस। व्हाई? क्योंकि मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर। लाइट Yes, रे sir. जाएंगी आपके फेस से, मिरर में टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगी? Sir, वापस वापस लौटेंगी सेम डायरेक्शन में और आप पीछे उसकी इमेज को देख पाओगे बनती हुई। ओके, लेकिन प्लेन जो पेपर है, मैंने कहा ना पेपर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। पेपर को टच करने पे आपको लगेगा स्मूथ है, लेकिन ऐसा स्मूथ वो होता नहीं है। उसे माइक्रोस्कोपिक वे में, माइक्रोस्कोप से देखे होगे अगर आप, तो आपको नजर आएगा उसकी सरफेस भी ऊपर नीचे होती है। Yes, sir. पेपर की, वुडन ब्लॉक की, वॉल की, इनकी सरफेस रफ होती है, इसीलिए इनमें कैसा रिफ्लेक्शन होता है? इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए इसमें इमेज नहीं बनती है। जो रफ सरफेस होती है उनमें इमेज नहीं बनती है। पॉलिश्ड नया सा मेटल सरफेस होगा, उसमें आप अपनी इमेज को देख पाओगे, लेकिन जब वो मेटल पुराना हो जाता है तो उसकी सरफेस रफ हो जाती है, आप उतने अच्छे से अपनी इमेज को, अपने फेस को नहीं देख पाते। ओके, पेपर भी ऐसा ही है। पेपर भी आपका कैसा है? पेपर भी आपका रफ सरफेस है, वॉल आपकी रफ। पेपर में आप अपनी इमेज को नहीं देख पाते क्योंकि उसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर क्या यूज है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या यूज है? काफी बेहतरीन एग्जांपल है। अपने आसपास की सारी चीजों को आप देख पाते हो, अपने आसपास की जितनी, ऑल द थिंग्स वी कैन सी ऑल अराउंड अस, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको बताया था कि नाइट टाइम में, रात के समय में आपको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आप क्या करते हो? लाइट को ऑन कर देते हो, एलईडी सीएफएल को। जैसे आप लाइट को ऑन कर देते हो सारी चीजें नजर आ जाती हैं, सब Yes, कुछ नजर आ जाता है। चेयर, क्यों? क्योंकि आपके घर में
मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी सरफेस कैसी है, रफ है। चेयर की, टेबल की, वुड की, ओके, बॉल की, कैसी सरफेस रफ है। तो जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट, सबसे पहले तो आपको बल्ब नजर आता है, उससे लाइट डायरेक्ट आप तक आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें विजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट क्या करेगी, स्कैटर कर जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगी। जैसे ही आपके बल्ब की लाइट टकराएगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस में जो आपके घर में है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो वुड है, चाहे वो आपकी बुक है, उनसे टकराने के बाद क्योंकि उनकी सरफेस रफ है तो लाइट टकराने के बाद स्कैटर्ड कर जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगी। और आप रूम के किसी भी कॉर्नर से अपने टेबल को देख सकते हो, अपने चेयर को देख सकते हो, अपनी बुक, हर एक चीज जो आपके रूम में रखी होती है वो विजिबल हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट। क्योंकि रात के समय में जैसे आप लाइट का सोर्स ऑन करते हो वैसी ही लाइट आती है, लाइट सबसे पहले आपको बल्ब या आपकी ट्यूबलाइट विजिबल होती है, उसके बाद वो लाइटें टकराती है किसमें, रफ सरफेस में, सारे ऑब्जेक्ट की, टेबल की, चेयर की, और सरफेस में टकराने, रफ सरफेस में टकराने के बाद लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। क्योंकि वो कैसा रिफ्लेक्शन करती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। हम अपने आसपास की सारी चीजों को देख पाते हैं क्योंकि उनसे लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है। पर लाइट रे कैसे पहुंच पाती है, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड करती है डिफरेंट डायरेक्शन में, उन ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद फैल जाती है, इसलिए ऑल द थिंग्स बिकम विजिबल ऑल अराउंड अस। इमेज का फॉर्मेशन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, हमारे आसपास की सारी चीजें विजिबल हो जाती हैं क्योंकि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये Yes, sir. ऐसे पढ़ोगे फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी बात और। किसी भी तरह के इमेज के फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ बात और देखनी पड़ेगी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इमेजेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कोई बताएगा मुझे, ऑब्जेक्ट किसे कह सकते हैं? यहाँ तो 8th क्लास के बच्चे भी जिन्हें पता होगा, जो शायद ज्यादा बेहतर बता पाए, जो बताना चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज के बारे में। एनीवन? आदित्य तड़ियाल? यस सर। बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कुछ बताओ इन बच्चों को जो छोटी क्लास के हैं। सर इमेज वो होती है जो प्लेन मिरर में दिखाई देती है। वेरी गुड। सर ऊपर नजर आती है या अंदर नजर आती है? इन द मिरर और ऑन द मिरर? सर वो तो सर इनसाइड द मिरर होती है, अगर आप जितने दूर मिरर के खड़े होगे उतनी ही दूर इमेज जाएगी। ओके वेरी गुड। हाँ कैरेक्टरिस्टिक भी तुम्हें पता है। ऑब्जेक्ट और इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को कैसे बताएंगे हम? ऑब्जेक्ट को तुमने वैसे बता रहे हो, तुम एक बार और बता दो थोड़ा, जितना बता सको। सर इमेज बताना दोबारा? नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बता दो, इनको क्लियर हो जाए थोड़ा। ये तुम एग्जांपल दे रहे थे वैसे ही बता दो। सर अगर आप किसी चीज को भी प्लेन मिरर के आगे रखोगे तो सर तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, सिंपल सा। पर जब उसकी इमेज वहाँ प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगी सर, वो इमेज होगी, फोटो टाइप। सही है बेटा, कोई गलत नहीं है इसमें। अब ऐसे ही समझाना, ऐसे ही बताना पड़ेगा ताकि इनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं बड़ी टर्म यूज करूंगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल इल्यूजन, तो इनको समझ में नहीं आएगा वो। तो ऐसे ही बताते हैं जैसे तुमने भी बताया, चलो ऐसे ही करते हैं ऐसे। ओके, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो हम क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो डिफाइन करते हुए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पहले डिफाइन करते हैं फिर सिंपल से एग्जांपल। डिफाइन में समझ में नहीं आएगा तो सिंपल एग्जांपल समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस भी चीज से, कोई भी चीज, एनीथिंग जो कि मिरर के सामने रखा गया, एनीथिंग व्हिच कैन टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लाइट कमिंग फ्रॉम इट, either its own light or the light reflected by some other object and it strikes on the mirror, this is said to be an object. ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज है, ऐसी चीज जो मिरर के सामने रखी जाए और उससे लाइट रे मिरर तक आ रही हो, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो, चाहे वो किसी और की लाइट को क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी कोई भी चीज आपकी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसे मिरर के सामने रखा जाए और उससे लाइट मिरर पे तक पहुंच रही हो, चाहे उसकी खुद की लाइट हो सकती है जो मिरर तक आ रही है जिसकी वजह से दिख रहा है, या हो सकता है वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, अपने फेस को देखते हो, आपका फेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके फेस से जो लाइट आ रही है क्या वो आपके फेस की लाइट है? इतना चमक रहा है आपका फेस,
क्या वो उसकी लाइट है फेस की? नहीं, वो किसकी लाइट है? सन की लाइट है। हमारे फेस की तो लाइट नहीं, सन की लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट करके या सन रिफ्लेक्ट करके हमारे फेस से मिरर पे टकरा रही है, और मिरर के टकराने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट करती है और मिरर के पीछे ही जाके कहीं ना कहीं वो मिलती है, तो वहां पे उसकी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जो कि हमारा एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, पर ये डेफिनेशन जैसे था सोर्स ऑफ एनर्जी, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप मिरर के सामने रखते हो तो उसकी लाइट मिरर तक पहुंचती है, या तो उसकी वो खुद की लाइट हो, चाहे वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो, लेकिन उससे लाइट जो आती है मिरर तक पहुंचती है। और इमेज क्या है? इमेज ये है कि जब वो लाइट मिरर पे टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है, तो जहां पर मिरर के पीछे या कहीं पर भी आगे पीछे, जहां पर मिरर के प्लेन मिरर में तो मिरर के पीछे जहां पर भी वो लाइट रे मिलेगी वहां पे हमें क्या होती है? उसी का ऑप्टिकल इल्यूजन, एक भ्रम बनता हुआ एक नजर आता है, वही ऑब्जेक्ट हमें दोबारा बनता हुआ नजर आता है लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद, और उसका जो ऑप्टिकल इल्यूजन हमें मिरर के पीछे नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड इमेज। सिंपल वर्ड में, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने फेस को देख रहे होते हैं तो हमारा फेस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और मिरर के पीछे जो उसका ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है, जो भ्रम, आप पीछे थोड़ी हो, आपको ऐसा लग रहा है आप पीछे हो, क्योंकि वो लाइट रे जो टकराती हैं वो मिरर के पीछे किसी उतनी ही डिस्टेंस पे जाके मिलती हैं, और वहां पे आपको अपनी फेस दोबारा से बनते हुए नजर आती है। तो मिरर के पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो आपकी इमेज है, जो आप सामने खड़े हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिफाइन करते हैं, टाइप में डिवाइड करते हैं बल्कि। ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट? कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको? यस सर। देखो ऑब्जेक्ट जो है उसके दो कैटेगरी या दो टाइप हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने डिनोट करते हैं सिंगल पॉइंट से। जब भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करता हुआ मैं दिखाऊंगा तो कुछ चीजें प्रॉब्लम करेंगी, तो मैं इसलिए थ्योरेटिकल चीजों पे ज्यादा जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो कैटेगरी हो गई। पहला तो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि लाइट आती तो है लेकिन कहाँ से आती है? एक पॉइंट से आती है। जैसे कि स्टार से आने वाली लाइट भी कहाँ से आ रही है? वो सोर्स, स्टार बहुत दूर है ना, तो वहां से जो लाइट आ रही होगी तो स्टार को क्या मानेंगे? एक पॉइंट सोर्स मानेंगे। उसके लिए एक पॉइंट ही बनाते हो ना स्टार को दिखाने के लिए। उसके अलावा सन से आने वाली लाइट रे बहुत दूर है तो उसे भी हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। बहुत दूर पे कोई घर की लाइट ऑन हो रही है तो उसे भी आप पॉइंट सोर्स मान सकते हो। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आप पॉइंट, जो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, उन्हें आप क्या कह सकते हो? कोई बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट या बहुत ही छोटा सा सोर्स जहां से लाइट आ रही है उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका साइज होता है, साइज मतलब जिसकी लेंथ होगी, जो लेंथ, जिसकी लेंथ अच्छी खासी होगी, विजिबल होगी, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यहाँ पे जो टिप नजर आ रही है ए, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बी इज कॉल्ड टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी हाइट सफिशिएंट होगी तो उसके में आप ऊपर एरो हेड लगाते हो। एरो क्या है? ए, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो बी है ये क्या है? फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी बना दी, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो बड़े हैं उनके लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर पे कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो बहुत छोटा सा है, पॉइंट नजर आ रहा है, तो पॉइंट सोर्स है लाइट का। आपका जो स्टार है वही पॉइंट सोर्स है। कोई बहुत ही दूर कोई चीज रखी हुई है, बहुत छोटी सी नजर आ रही है, उससे लाइट आ तो रही है मिरर पे, बहुत छोटी सी है, उसका साइज नहीं है, डायमेंशन नहीं है उसके, तो वो अपना पॉइंट सोर्स है। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ बिल्कुल सामने, तो आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। क्यों? क्योंकि आपका हेड भी है और आपका फुट भी है। ओके, और आप सफिशिएंट साइज के हो, आपकी एक हाइट भी है, डायमेंशन भी है। तो जो हेड होगा उस पे एरो हेड लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी। ए बी से डिनोट करते हैं एक्सटेंड ऑब्जेक्ट को। ए जहां पे आपका हेड होता है और बी फुट होता है। अब आते हैं हम इमेज के फॉर्मेशन पे। इमेज का फॉर्मेशन, अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी। जैसे मैंने कहा, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप सामने खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट हो, आपके फेस की लाइट मिरर पे टकरा रही है और पीछे जाके कहीं मिरर पे मिल रही है। जो ऑप्टिकल इल्यूजन, अपनी फेस को आप ऑप्टिकल इल्यूजन, कम आपको नजर आ रहा है, अपने फेस को दोबारा देख पा रहे हो आप मिरर के पीछे, वो आपकी इमेज है। ओके, अभी दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में 3-4 डिफरेंस बताऊंगा।
जो 8th क्लास में उन्हें चारों के चारों क्लियर होने चाहिए जो 8th में है, और जो 6th में उन्हें कम से कम 2 या 3 तो आने ही चाहिए। ओके, समझ में आ गया? यस सर। अभी देखो आपके साथ ही जो 7th 8th के, इन्हें शायद रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस मुझे पता तो लग जाए कितनी नॉलेज है इन्हें ऑलरेडी। कोई भी 8th क्लास में जो हो वो बता सकता है रियल एंड वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस बड़े अच्छे में, कोई भी जो बताना चाहे पहले। एनीवन? मोहित तड़ियाल, मोहित तड़ियाल, आदित्य तड़ियाल कहाँ मुझ छुपा रहे हो? मोहित, आदित्य, रजत चौहान, रजत। सर रियल इमेज। हाँ बेटा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस जो आता है वो बता दो, शर्माने की क्या जरूरत है? A real image is formed when the reflected rays meet at the point. ओके, और वर्चुअल इमेज? A virtual image is formed इमेज when विच the मीट एट, समझ में नहीं आया। हाँ चलो बताओ वर्चुअल इमेज। a virtual image is formed. ये बताएगा अभी जरा वंश, बता रहे थे वंश कुछ? सर रियल इमेज का एक पॉइंट पता है। बोलो बोलो, पॉइंट बताओ। आप तो 7th में ही हो, 6th 7th में हो, मैं बताओ बताओ। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ओके ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती हैं वो आपकी रियल इमेजेस हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती हैं वो कैसी है? वर्चुअल इमेजेस हैं। ओके, जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है वो कैसी इमेज है? रियल इमेज। बेटा अभी ये माइक ऑफ कर दो अपना, सब ऑफ कर दो फिलहाल। ये कोई शेड कर रहा है, कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है पीछे से। जो इमेज आपकी स्क्रीन में ड्रॉ हो सकती है, द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो सकती है वो आपकी रियल इमेज है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल। अब बोलोगे सर स्क्रीन में क्या, स्क्रीन क्या हुई, कहाँ स्क्रीन, कैसी स्क्रीन? अब देखो सिंपल सी बात ये है, पहला डिफरेंस मैंने बताया कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन में ड्रॉ हो सकती है, ऑब्टेन हो सकती है, वो रियल इमेज है। स्क्रीन में कैसे ऑब्टेन होगी? स्क्रीन में जब आप सिनेमा स्क्रीन की बात करते हो, मूवी देखने जाते हो तो बड़े बड़े या प्रोजेक्टर में देखते हो, तो प्रोजेक्टर में जो भी मूवी चल रही होती है या प्रोजेक्टर में जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा होता है और सिनेमा हॉल में जो भी मूवीज चल रही होती हैं, वहां पे सारी इमेजेस, सारी पिक्चर कहाँ बनती हुई नजर आती है? सामने जो बड़ी सी स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन लगी हुई होती है, उस पे सारी चीजें बनती हुई, सारी फिल्म चलती हुई, सारी मूवीज रन होती हुई उसी स्क्रीन में नजर आती है हमें। और प्रोजेक्टर के भी ऐसा ही है कि सामने जो व्हाइट स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर ऑन करते हैं और सारी इमेज जो भी बनती है प्रेजेंटेशन की, वो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर बनते हुए नजर आती है। तो इसका मतलब सिनेमा स्क्रीन में या प्रोजेक्टर स्क्रीन में बनने वाली जो इमेजेस हैं वो कैसी हैं? दे आर रियल इमेजेस, क्योंकि द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। जो इमेजेस स्क्रीन के ऊपर बनती हैं वो कैसी हैं? वो रियल इमेजेस हैं। अब फिर वर्चुअल इमेज क्या है? सिनेमा स्क्रीन बनने वाली रियल हो गई क्योंकि सिनेमा स्क्रीन के ऊपर बन रही है। प्रोजेक्टर आपके कहीं लगा हुआ है तो प्रोजेक्टर में जो आप प्रोजेक्टर रूम में आप जाते हो तो वहां पे जो प्रोजेक्टर रूम में जो व्हाइट आपका कर्टेन होती है, पूरी की पूरी बढ़िया बड़ा सा जो बोर्ड होता है व्हाइट, उसमें आप देखते हो कि पूरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो चल पाती है, मतलब इमेजेस उसके ऊपर बनती है। यहाँ दोनों ही एग्जांपल दिए, सिनेमा स्क्रीन के ऊपर या प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर। प्रोजेक्टर के लिए जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेज इसलिए है क्योंकि वो इमेज कहाँ ऑब्टेन हो रही है? वो सिनेमा स्क्रीन में या फिर स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो रही है। द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेजेस। तो ये दोनों रियल इमेजेस थी। वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, जब आप अपने फेस को देखते हो मिरर के सामने तो आपका फेस क्या मिरर के ऊपर बनता हुआ नजर आता है या मिरर के अंदर बनता हुआ नजर आता है? अंदर बनता हुआ नजर आता है। आपकी फेस की जो इमेज है वो मिरर के अंदर फॉर्म होती हुई नजर आती है, इसलिए वो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वो इमेज जो कि ऑब्टेन्ड नहीं होती स्क्रीन में नहीं बन सकती, स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर, पर स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी। वो आपकी इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ऑब्जर्व करना, मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर के ऊपर आपकी इमेज नहीं बनती,
मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है। इसका मतलब वहां पे इमेज जो है वो मिरर के ऊपर नहीं बनती। कोई नहीं, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मैं पहला पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं पॉइंट को दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का स्क्रीन, रियल इमेज का एग्जांपल क्या हो गया? रियल, एक्चुअल में जो बनती है। एक्चुअल का मतलब सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो बनेगी। सिनेमा स्क्रीन के ऊपर बनने वाली इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बनती है, इट इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, आपके मिरर के अंदर बन रही होती है। और कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, और जो यहाँ पे जो रियल इमेज होती हैं प्लेन मिरर, मिरर्स के केस में, बेसिकली मिरर के केस में, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे भी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिरर के केस में रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। मिरर्स के केस में जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। जैसे ये पेन सीधा नजर आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज का मतलब इसका उल्टा। दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज रियल। दिस इज ये स्ट्रेट है आपका, इरेक्ट है, दिस इज इरेक्ट, इसे इरेक्ट बोलेंगे, सीधा। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ये हो गया उल्टा, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। उल्टा कर दोगे तो इन्वर्टेड, और दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। तो जो रियल इमेज होती हैं वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट, सीधी होती हैं। रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन मिरर, रियल इमेज आर इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट, वो सीधी बनती है। और चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, द लाइट रेज आर एक्चुअली मीट। जो आपकी रियल इमेज होती है, रियल मींस रियल, एक्चुअल, तो यहाँ पे इमेज तब बनती है जब लाइट मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे कहीं पर मिलती है, तो वहीं पर आपकी इमेज बनती है। रियल इमेज क्या है? रियल मतलब एक्चुअल। यहाँ पे जो लाइट टकराएगी मिरर से, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, वो एक्चुअल में एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक्चुअली एक पॉइंट पे मिलेंगी। द लाइट रेज आर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, जबकि वर्चुअल इमेज में लाइट रे आर नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, बस रिफ्लेक्शन के बाद हमें पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पीछे कहीं जाना, कहीं जाके मे बी हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट रे वहां पे जाके मिल रही है, एक्चुअल में वो नहीं मिलती। 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और बोलने के साथ साथ दिखा भी दूंगा, तो शायद थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। एक बार इसे देख भी लेना, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। बेटा ये पेपर नजर आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिखे तो ही हाँ बोलना। क्लियर दिख रहा है बेटा पेपर? यस सर। ओके, देखो बेटा ऊपर मैंने लिखा हुआ है रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज। ओके, पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे पहले पार्ट में आपका लिखा हुआ है द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज आपकी स्क्रीन में ऑब्टेन्ड हो सकती है वो क्या कहलाती है? रियल इमेज। द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एग्जांपल, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज आपकी ऑब्टेन्ड हो जाती है वो आपकी कैसी इमेज है? वो आपकी रियल इमेज होगी, क्योंकि वो सिनेमा स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर बनती है। तो इमेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर बनती है वो रियल इमेज है। जैसे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर इमेजेस, मूवीज चलती हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन चलती हैं, वो सारी कैसी इमेज है? वो सारे रियल इमेज हैं, क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। दूसरी तरफ आपकी वर्चुअल इमेज है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड नहीं हो सकती वो आपकी वर्चुअल इमेज है। स्क्रीन पे कौन ऑब्टेन नहीं हो सकती? कैसी इमेज? जैसे कि आप अपनी इमेज को देखते हो मिरर के ऊपर, मिरर में जब आप अपनी इमेज को देखते हो तो आप अपने फेस को उसके अंदर देख पाते हो, स्क्रीन के ऊपर नहीं देख पाते हो। तो इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं? सीधी होती हैं। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो आप सीधे होते हो, उल्टे तो नहीं हो जाते हो, सीधे ही रहते हो ना। उसमें अपने हेड जो होता है सामने, वो आपको सामने नजर आता है, उल्टी इमेज थोड़ी नजर आती, सीधा ही देख पाते हो अपने आप को। बड़े से मिरर के सामने खुद खड़े होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नजर भी आएगी इमेज, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। दूसरा, आप सीधा देख पाओगे अपने आप को। तो जो वर्चुअल, जो इमेज पे, इमेज में, इमेज जो आपकी
मिरर पे बनती है वो वर्चुअल होती है. वर्चुअल इमेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, द इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज which the images which can be obtained on a screen, virtual image the image which cannot be obtained on a screen. लेकिन ये आपकी इमेज जो होती है ऐसी है मिरर के अंदर बनती हुई नजर आती है. ऐसी इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है. जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी. और जो आपकी रियल इमेज है वो उल्टी, वो इन्वर्टेड होती है, ऐसी उल्टी होंगी आपकी. ओके. दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि द लाइट रेस, इमेज तब बनती है जहां पे लाइट रेस क्या होती है, मिलती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद. रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेस जहां मिलेंगी वहां पे आपकी इमेज बनती है. तो रियल मतलब एक्चुअल. रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेस एक्चुअल में मिलती हैं. द लाइट रेस आर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट होने के बाद एट अ पॉइंट, लाइट रेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में एक पॉइंट पे मिलती है, इसलिए इसे रियल बोलते हैं. क्योंकि इमेज तब बनती है जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट में मिले. रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रे एक्चुअल में मिलती है किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद. एक्चुअल में स्क्रीन में मिल रही होंगी वो, इसलिए एक्चुअल में स्क्रीन में बनती हुई नजर आती है. जबकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही होती है. मिरर में आप अपनी इमेज को देख पाते हो क्या? उतने पीछे, मिरर के पीछे आप ही होते हो? नहीं होते हो आप, पीछे तो दीवार होती है. क्यों देख पाते हो अपनी इमेज को मिरर के अंदर? इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो अपीयर, हमें ऐसा लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल रही है. एक्चुअल में वहां नहीं मिल रही होती वो, हमें बस ऐसा लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं मिल रही है. तो चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे. द रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. चार पॉइंट कैन, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. द इमेज विच ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज आर इन्वर्टेड in mirror, the real image are inverted and virtual image are erect. Inverted मतलब उल्टी इमेज बनती है. और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, जैसे आप स्क्रीन में देख पाते हो अपने आप को. तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि जो रियल इमेज होती है वो कैसे बनती है? जब लाइट रेस एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि वो रियल है, एक्चुअल में मिलेंगी लाइट रेस. वर्चुअल इमेज में लाइट रेस एक्चुअल में नहीं मिलती, बस हमें ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिल रही है, पर एक्चुअल में नहीं मिल रही होती है. हमें पीछे इमेज बनती हुई नजर आती है सिनेमा स्क्रीन के, हम अपने आप को देख पाते हैं, लेकिन लाइट रे एक्चुअल में वहां पे नहीं मिल रही होती, वहां तो दीवार होती है, बस हमें ऐसा लगता है. लाइट रे यहाँ पे अपीयर टू बी मीट होती है, एक्चुअल में नहीं मिलती है. चार पॉइंट मैंने बताए, लेकिन मैंने कहा कि 6th क्लास के जो है उनके लिए सिर्फ 2 पॉइंट समझ लेना ही काफी है अगर वो 5th से 6th में जा रहे हैं. लेकिन जो 8th में उनके लिए चारों पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे. तो ये तो बहुत बेसिक है. ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर. अभी मैंने बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया. ओके. अभी किसकी आवाज आई? सर लास्ट पॉइंट फिर से समझा दो. ओके, लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट तो एग्जांपल है. लास्ट ये वाला या ये वाला ग्रीन? यस सर. थर्ड पॉइंट मेरे को थ्योरेटिकली बताना पड़ेगा. एक्चुअल में होता क्या है? जब इमेज तब बनती है जब लाइट रेस क्या होती है, मिलती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद एक इमेज का फॉर्मेशन मैं दिखाऊंगा. ठीक है? ठीक है वंश? एक इमेज का फॉर्मेशन में दिखाऊंगा तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए शायद कि कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी. ठीक है? एक इमेज का फॉर्मेशन, और ये इमेज का फॉर्मेशन समझ में आ जाए तो ठीक है. फॉर 6th क्लास, 8th क्लास तक के बच्चों को तो आना ही चाहिए. बाकी 6th क्लास वालों को बस इससे आइडिया लेना पड़ेगा कि इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा. ओके. अभी ये जो थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, पहले मैंने कहा कि रियल इमेज, द इमेज विच ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ओके. सेकंड, रियल इमेज आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी. जो रियल होती हैं वो उल्टी बनती हैं, जो वर्चुअल होती हैं वो इरेक्ट सीधी होती है. तीसरा एग्जांपल हो सकता है आपके लिए अगर कंफ्यूजन है तो. एग्जांपल क्या था? एग्जांपल आखिरी में देना लगे. एग्जांपल ये था, द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ स्क्रीन इन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के अंदर जो आपको इमेज बनती हुई नजर आती है वो वर्चुअल है. इमेज ऑब्टेन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी है? वो रियल है. चौथा पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन, 3 तो क्लियर हो गए. चौथा पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन थी वो था आपका, इमेज तब बनती है जब लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है. इमेज तब बनती है
जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअल में मिलेंगी, एक्चुअल मतलब रियल, जब लाइट रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगी और एक्चुअल में किसी पॉइंट में मिलेंगी तो रियल इमेज है। एक्चुअल में मिलेंगी अगर जब लाइट रे मतलब the ray of light, the reflected rays are actually meet after reflection in real images. real image में जो ray of light होती है, जो reflected rays होती हैं, वो actual में मिलती हैं reflect होने के बाद, लेकिन virtual image में जो reflected light rays होती हैं वो actual में नहीं मिलती reflect होने के बाद, actual में नहीं मिलती, बस हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। अब इसका कैसे समझा सकते हैं? जब आप अपने आप की इमेज मिरर में बनती हुई नजर आती है, आपको तो होता क्या है, लाइट रे मिरर से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है आपकी तरफ, लाइट रे टकरा के वापस आ गई, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर क्यों बनी? क्योंकि जो लाइट टकराने के बाद वापस आई ना आपकी आंखों में, वापस आपको दोबारा वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, लेकिन हमारी आंखें क्या करती हैं, उन्हीं लाइट रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करती है, तो पीछे हमें ऐसा लगता है कि पीछे प्रोड्यूस करने के बाद कहीं ना कहीं उसकी इमेज बन रही है, पर लाइट रे पीछे थोड़ी चली जाती है, लाइट तो सामने से ही आती है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने ही आती है, पर हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि पीछे प्रोड्यूस होने के बाद एक पॉइंट पे जाके इमेज बन रही है, वहीं पे हम उसकी इमेज को फॉर्म होते हुए देख पाते हैं। तो लाइट रेज आर अपीयर टू बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमें बस ऐसा लगता है ये लाइट रे वहां पे बन रही है रिफ्लेक्शन के बाद। बेटा क्लियर हो गया ये? यस अभी सर। आप कुछ नहीं, आप मैंने कहा ना चारों पॉइंट समझ में ना आए, आपको 3 पॉइंट भी क्लियर हो जाए अगर, तो दिस इज स्टिल गुड, ये भी बहुत है। अभी समझ में आ गया, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, फिर आपका रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में भी था, फिर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस भी था। क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अभी एक वर्ड और है बस आखिरी है, इसके बाद ये मिरर वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा हमारा। मैं इमेज का फॉर्मेशन दिखाऊंगा नहीं, उसकी पिक्चर मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। लेटरल इन्वर्जन, अभी देखो हाँ जो विकास, है, हाँ ये 6th में आएगा यूजेज में? 6th क्लास में है ये वैसे, अच्छा लेकिन है। एक्चुअल में ये 6th में जो एंटर कर रहे हैं ना उनके लिए मैं कह रहा हूँ, 6th क्लास में ये प्लेन मिरर तक का कॉन्सेप्ट तो पूरा है, बल्कि लाइट का तो टॉपिक ही ऐसा है कि 6th से शुरू होता है और बीएससी फाइनल ईयर से भी खत्म नहीं होता, अभी तक खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, मतलब कह सकते हैं एमएससी खत्म करने के बाद भी। पर ये है कि 6th में इसमें लाइट का जो मैं बता रहा हूँ ये तो 6th का ही कॉन्सेप्ट है, पर अभी पता लग रहा है ना कि जो 7th 8th में उनको भी कुछ चीजें ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। नहीं पता, चलो ठीक। हाँ, अब इसलिए क्योंकि इनका जो लाइट का कॉन्सेप्ट है ये तो पूरा लाइट लेटरल इन्वर्जन और इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर, ये 6th में है पूरा, पर ये 6th में एंटर कर रहे हैं तो इसलिए इन्हें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ये, और इनका शायद इतना ही काफी हो, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है और क्या छोड़ना है ताकि इनको समझ में आए। चलो ठीक, बिकॉज ये 5 मिनट और है, टाइम है अभी, खत्म करते हैं फिर इसे, या कल रहने दें? कल कंटिन्यू करते, चलो ठीक है है ना? बता दो, इन्हें इंस्ट्रक्शन दे दो कुछ फिलहाल कि कर लें वर्कशीट जो मैंने दे रखी है सोलर सिस्टम की। हाँ जी बेटा, समझ आ गया सबको? यस सर। आपको थोड़ा सा मुझे लगता है जो 6th के बच्चे उनके लिए काफी चीजें नई थी, है ना? जो 6th के इनके लिए नहीं है ना, काफी चीजें न्यू देख रहे हैं, जो 8th के हैं उनके लिए तो ये होगा ऑलरेडी, बच्चों को उनके लिए शायद काफी सारी चीजें नहीं आई है, जिन्होंने काफी सारी चीजें हाँ नहीं तो है क्या इनके लिए, तभी तो मैं कह रहा था जो 6th में जा रहे हैं उसके उनको समझ में आ गया तो इनको तो आ ही जाएगा। हाँ, ये तो वही है। क्वेश्चन कल उन्हीं से पूछे जाएंगे जो अभी छोटी क्लास में है, वो अच्छे से पढ़ के रखें और प्रॉब्लम पूछें। हाँ, एक तो अच्छे से पढ़ के रखे, इसका रिपीट देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? 11-12 बजे तक इसका आ जाएगा YouTube पे, तो आप इसका वीडियो देख लेना। कल वाला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो कल वाला पार्ट आप शायद देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा वो देख ले। नीट वाला जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी जाके सेकंड पार्ट समझ आएगा, है ना? तो उस पार्ट को देख ले, और इस पार्ट को भी हम लोग 12 बजे तक लगभग कर देंगे, तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और नोट साथ साथ बनाइए, ठीक है?
क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना कि एक ही Yes, साथ sir. बनाएंगे, लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो समझ ही नहीं आएगा शायद। तो मुझे लगता है नोट आप साथ साथ बना दें, है ना। बाकी विकास जो आपने ये ड्रॉ करा है ना, ये सारी चीजें ग्रुप में अपलोड कर देना, चलो ठीक है ना। ठीक है। जिसको मतलब दोबारा देखना होगा वो देख लेगा एक बार। ओके। इसके अलावा कोई डाउट? मेरे ख्याल से डाउट अभी आप ले नहीं पाएंगे। जब एक बार इसे दोबारा देख लेंगे आप, 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, उसके बाद शायद आप अच्छे से डाउट ले पाएंगे। चलिए फिर एंड करते हैं, कल सुबह मिलते हैं। हैव अ गुड डे स्टूडेंट। ओके, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। Bye, sir. बाय। बाय बाय।